चूंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा। एक वो जो 10th में गए हैं, है ना, उनका भी पहला चैप्टर है, और दूसरा आपके लिए भी है, 12th के लिए भी है। क्योंकि आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक बेसिक जो चीजें, जैसे कि लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, है ना, हम लोग पढ़े थे। जैसे कि मिरर में भी प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, क्या पर्पस है। एक तो हम समझते हैं कि प्लेन मिरर जो है हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते हैं, है। और स्फेरिकल मिरर की जहां तक बात है तो आप देखते हो कि पापा जो है अगर वो सेविंग करते हैं तो जो मिरर का इस्तेमाल होता है वो कनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज इमेज फॉर्म करता है। वैसे ही अगर आप जो आपकी व्हीकल्स है, चाहे स्कूटी हो, फोर व्हीलर हो, तो वहां जो रियर जो मिरर यूज होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो है काफी डिमिनिश्ड इमेज आता है, काफी वाइड रेंज आता है, जिससे कि आपको जो है एक क्लियर जो है बैक साइड का आपको व्यू मिल सके और आप सेफ ड्राइविंग कर सको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा बोलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हम देख पा रहे हैं जो ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल जो कॉन्सेप्ट है वो बिना लाइट के पॉसिबल ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे होगे कि जो है ये मंकी जो है आनंद ले रहा है। और बचपन से हम लोग भी जब भी स्टार्स को, स्काई को देखते हैं तो ना चंदा मामा और ये ट्विंकलिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो है ना, बचपन से ही हम लोग एक पोएम याद रखे थे। तो बहुत ही क्यूरियसिटी रहा है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि ये लाइट क्या है। और जितना ये मिस्ट्रियस है, जितना रिसर्च हुआ है अभी तक लाइट के बारे में, उतना शायद किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं हुआ होगा। लेकिन आज भी हम लाइट के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन रखते हैं। आज भी बहुत सारे ब्रांचेस लाइट के डेवलप हो चुके हैं और वहां पे स्टडी यानी कि रिसर्च वर्क अभी भी चल रहा है। चाहे वो टाइम मशीन की बात करें या फिर लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड की बात हो, तो बहुत ही अभी काम बाकी है। लेकिन वही मैंने जो कहा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चूंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको पढ़ना है ना, और जो 12th में गए हैं वो पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वजह है, एटमॉस्फेरिक इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आप रेनबो भी देखते हैं, या फिर जो स्काई ब्लू है उसकी वजह भी जो है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें जो मन को जो है एक प्रसन्नता, एक अच्छा ही, मतलब आपको देख के ही लगता है कि मंत्र मुग्ध हो जाना, तो ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना है लाइट का। तो लाइट केवल एक कोर्स की तरह मत लीजिए, लाइट जो है एक कंप्लीट लाइफ ही है। और कहा जाता है कि लाइट को समझ लिया तो आप पूरी फिजिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि लाइट में मैकेनिक्स भी आता है ना, क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर है। लाइट में वेव भी आता है, लाइट में थर्मोडायनेमिक्स, चूंकि हीटिंग इफेक्ट्स भी है। लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो आप 10th में पढ़ के आए हो, वो सारी चीजें हैं। साथ में मॉडर्न फिजिक्स, मतलब अभी भी बहुत सारी बातें रिसर्च हो रही है। जैसे पहले लोगों को लगता था, लाइक न्यूटन को, कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है, लेकिन आज हमें पता है कि लाइट पार्टिकल भी है, तो उसका एक बिहेवियर वेव की भी तरह है। तो इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में क्या करते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट से पढ़ते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सनराइज और सनसेट के वक्त रेडिस कलर दिखाई देता है ना? क्यों दिखाई देता है? तो यहां भी कहीं ना कहीं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है ना, स्कैटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, टिंडल इफेक्ट, है ना, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग ब्लू स्काई या रेडिस, ये कहीं ना कहीं टिंडल इफेक्ट है। तो वो सारी चीजें हम या तो 10th में पढ़ के आए हैं और नहीं पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ये क्लास एक ब्रिज कोर्स की तरह होगा, जिसमें हम ये सब कुछ जानेंगे कि जो है टिंडल इफेक्ट क्या है ना, ये स्कैटरिंग क्या है, या फिर स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, या फिर एक बहुत बढ़िया सवाल जो है 10th में पूछा जाता है, एडवांस सन राइज और डिले सनसेट का, है ना, वो क्या है ना। यानी कि सनराइज जो है, सनराइज होने से पहले ही आपको सनराइज दिखता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और सनसेट जो है डिले सनसेट, मतलब सनसेट हो चुका होता है तो बाद में आपको दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। तो पूरा अगर दिमाग को अगर हम डिवाइड करें तो लाइट में हमें दो चीजें पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है 10th क्लास में और 12th में, और वो है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? एक तरह से स्कैटर्ड हो रहा है। तो ये स्कैटरिंग होता ही क्यों है? मतलब फैलता जो है, लाइट जब फैल रही है, ये क्यों फैल रही है? और सबसे बड़ी बात, ये व्हाइट लाइट क्यों है?
है ना, क्यों नहीं डिफरेंट कलर जैसे कि ब्लू, ग्रीन, है ना, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो है वो सिंगल कलर से नहीं बना है, उसके 7 डिफरेंट कंपोनेंट हैं। और बहुत कंफ्यूजन रहा अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट जा रही है यानी कि वन वे है, या फिर टू वे है, या टर्न लेती है। न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट प्रोपगेट करती है, लेकिन बाद के रिसर्च में पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं बल्कि जो है वो क्या होती है, टर्न लेती है ना। तो ये आपको डेप्थ में डिटेल में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब डिस्कस करना है। साथ में एक और भी कंफ्यूजन रहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव है ना। बाद में पता चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स भी है और क्या है, वेव नेचर्स को भी फॉलो करती है। इसके अलावा जो रेनबो फॉर्म होता है क्यों होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो आप पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम एक बार फिर से, चूंकि ब्रिज कोर्स का मतलब ही है कि फिर से आपको रिकॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। एक तो होता है मिराज। मिराज का मतलब हुआ कि आप गर्मियों में, जैसा कि ये अभी गर्मी का ही मौसम है, तो रेगिस्तान में जनरली ये देखा जाता है कि दूर कहीं पानी है ना। तो ये मिराज का जो कॉन्सेप्ट है वह, और ये जो रेनबो है, इन दोनों की वजह अगर कोई पूछे आपसे कि क्या कारण है, क्यों ऐसा दिखता है, रेनबो कलरफुल क्यों दिखता है, तो उसकी एक ही वजह है, वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे सवाल का जवाब जानने के लिए, तो आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसके अलावा लाइट, अगर हम इतना कुछ नहीं भी समझें तो ये तो समझ में आ रहा है कि हम अगर देख पा रहे हैं तो ड्यू टू लाइट, है ना। एब्सेंस ऑफ लाइट जो है केवल डार्कनेस नजर आएगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मेन पर्पस है कि हम जो देखते हैं, हमारी आंखें खुद एक कन्वेक्स लेंस की तरह है। तो रे ऑफ लाइट जो है आपसे टकरा के जब वो एंटर करती है और कहीं ना कहीं रेटिना पे जाके वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि कन्वर्ज होता है, और हम आपको यानी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि लाइट के बिना जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। लाइट जो है, अगर आप कहें कि पूरे यूनिवर्स को बिल्डअप करने में एक ऐसा कॉमन पॉइंट, एक ऐसा कॉमन फैक्टर बताओ कि जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो होगा लाइट। यानी कि लाइट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक तरह से कह लो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। वैसे भी अगर हम यहां बात करें अपने अर्थ पे, तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सनलाइट। तो कहीं ना कहीं अगर सन को आप हटा दो, सनलाइट को हटा दो, तो पूरी लाइफ जो है ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो लाइट का इंपॉर्टेंस आप इस तरह से समझ सकते हो कि केवल यूनिवर्स ही नहीं, ये भी देखा गया कि एटॉमिक स्केल पे, चूंकि हम सब का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, एटम्स है। हमारा आपका एटम जो है एक जैसा आइडेंटिकल है। तो वहां एटम के अंदर जो एनर्जी है ना, जिसको हम फोटोन कहते हैं, तो ये फोटोन वाली जो एनर्जी है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, लाइट ही है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट, जैसे ये ग्लास जो है आपको ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाई दे रहा है, कोई चीज ओपेक क्यों दिखाई दे रहा है, ओपेक का मतलब हुआ कि लाइट इधर से उधर नहीं जा रही है। तो जब फोटोन, मान लो कोई भी मटेरियल से पास कर जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। और अगर फोटोन पास नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या दिखाई देगा, वो ओपेक दिखाई देगा, है ना। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर है जो आप पढ़ चुके हैं, है ना, एटॉमिक मॉडल, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना, अगर मान लीजिए वो काफी पैक्ड है, मतलब काफी नजदीक है, तो फोटोन जब जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोन दूसरे साइड नहीं पास हो पाएगा, तो वो मटेरियल जो है वो क्या कहलाएगा, ओपेक। ओपेक मतलब जो है आपको वो ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे कि ये ग्लास आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आप लेड का पढ़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे फोटोन जो है वो एटम से निकल के दूसरे साइड चले जाते हैं, और इस तरह से वो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये जो इनविजिबल होने का कॉन्सेप्ट है, इस पे जो रिसर्च चल रहा है, तो रिसर्च का ये पर्पस है कि कहीं ना कहीं हम बॉडी से जो फोटोन आपके पास जा रहा है, अगर वो फोटोन को हम दूसरे साइड निकाल दें, कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमारे हाथ लग जाए, तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, है ना। और इनविजिबल होकर सबसे पहले क्या करेंगे, SBI बैंक चलेंगे, ठीक। ओके।
तो एटॉम से लेके यूनिवर्स तक में एक जो सबसे कॉमन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है? लाइट है। तो इस तरह से लाइट काफी इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात फिर से हो जाती है कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि लाइट का रेंज तो बहुत ज्यादा है ना। अगर जीरो से देखें तो वो टॉप लेवल तक जा रहा है। आज भी अभी भी जो इस साल का भी जो रिसर्च हुआ है, जिसे नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम इंटेंगलमेंट, तो कहीं ना कहीं वह भी लाइट का ही एक फिनोमिना था। तो अभी जो है अपने रेंज को, अपनी भावनाओं को काबू में रख के हमें वो पढ़ना है जो कि हमारा कोर्स अलाउ करता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 12th जो बोर्ड है, वहां पे दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया गया है। लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम दिया गया है वेव ऑप्टिक्स और एक का नाम दिया गया है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो ये डिफरेंट फिनोमेना है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो नेचर की बात होगी वो कहां पे होगी? वो होगा वेव ऑप्टिक्स में। तो एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका रे ऑप्टिक्स है, और जो वेव ऑप्टिक्स है वो चैप्टर 10 है। ठीक है। अब सवाल है कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हम क्यों पढ़ें, है ना? क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हो, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अगर मैं कहूं कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो इमेज फॉर्म करता है कहां पे? रेटिना पे। तो पहला सवाल ये होता है कि हमारे इमेज जो है, ये इमेज फॉर्म ही क्यों होता है? क्या कारण है? तो क्या कारण है, अब बताओ, इमेज फॉर्म होने का क्या कारण है? तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब दो रे ऑफ लाइट, मिनिमम कितने चाहिए? दो रे ऑफ लाइट, अगर वो मिलेंगे, अगर वो कन्वर्जिंग है तो रियल मीट होगा, है ना, रियल इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन अगर डाइवर्जिंग नेचर का है तो कभी नहीं मिलेगा, तो बैक पीछे की ओर लेके मिलाएंगे और वहां पे क्या क्रिएट होगा? वर्चुअल इमेज। बट याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन या रेटिना पे फॉर्म नहीं होता है। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे याद आ रहा है कि पूछा गया था नीट में ही, कि वर्चुअल इमेज जो है वो तो रियल नहीं होता है ना? तो रेटिना पे तो रियल फॉर्म हो ही नहीं होता है, जबकि हमें पता है कि रेटिना पे जब तक रियल इमेज फॉर्म नहीं हो हम देख नहीं सकते हैं। तो क्या कारण है कि वर्चुअल इमेज हम देख पाते हैं? वर्चुअल इमेज तो देख पाते हैं ना। मिरर जो है, मिरर के अंदर आप अपने आप को तो देख रहे हैं, और मिरर पे कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज तो रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होता है, और जब रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होगा तो दिखाई नहीं देना चाहिए। देखने में बड़ा छोटा सा सवाल लगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और पूछा गया था जेई में, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि कभी प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सके? दो सवाल आ गए। तो पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। जैसे कि लाइट जो है वर्चुअल वर्चुअल जो प्लेन मिरर है वो क्या है? बिहाइंड द वर्चुअल इमेज बना रही है, लेकिन मिरर से टकरा के तो वहां तो रिफ्लेक्शन हुआ, और वो रे ऑफ लाइट एंटर की आपकी आई में, और चूंकि आई में तो रियल एंटर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो कन्वेक्स लेंस जो आपकी आंखें, वो कन्वर्ज करेगा किसको? रे ऑफ लाइट को, और वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा। मतलब आपको लगेगा कि हम वर्चुअल देख रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा? एक्चुअल में जो इमेज फॉर्म होगा रियल होगा। इसलिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, ये कंफर्म है, ये नोट कर लीजिए, जब तक रियल इमेज स्क्रीन या रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा आप उसको नहीं देख सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा कि प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है। क्या ऐसा कभी संभव है कि वो रियल इमेज फॉर्म करे? तो इसका आंसर होगा यस, पॉसिबल है। क्या करेंगे आप? रे ऑफ लाइट को कन्वर्जिंग वे में रखें। कन्वर्जिंग मतलब कुछ इस तरह से। तो जब इस तरह से कन्वर्ज करेगा तो लाइट क्या होगा? टकराएगा, और टकराने के बाद जो है वो क्या होगा? रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रियल में मीट करेगा। और हमें पता है कि दो रे ऑफ लाइट अगर रियल मीट करे तो क्या होगा? रियल इमेज फॉर्म होगा। तो इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी मैं कुछ आइडियाज दे रहा हूं कि आपके बोर्ड में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है रिफ्लेक्शन, और दूसरा पार्ट क्या है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में जब लाइट जो है इंसिडेंट करता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब अगर ग्लास है तो उसको एक साइड पॉलिश कर दें या सिल्वरिंग कर दें तो वो एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या हुआ? लाइट जाएगा और सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इमेज फॉर्म करने के लिए कौन सा फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? इमेज फॉर्म करने के लिए कौन सा फिनोमेना? रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा सवाल पूछेगा, आप क्यों देख पाते हैं?
तो आपका जवाब होगा क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। अगला सवाल, इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो इमेज फॉर्म होने के लिए दो रे ऑफ लाइट चाहिए, और वहां पे जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है? ये भी सवाल पूछा गया है जेई में कि रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं या रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आपका आंसर होगा फाइनली रेटिना पे रिफ्लेक्शन ही होता है, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो गया, अगर लाइट जो है बाहर निकल गया तो आपने पढ़ा होगा लॉन्ग साइट, है ना, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया, है ना। तो ये क्यों होता है? तो लाइट अगर पहले ही कन्वर्ज हो जाए, यानी रिफ्लेक्ट हो जाए, रेटिना तक पहुंचे ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट साइटनेस। और अगर दूर जाके रेटिना के पीछे अगर वो कन्वर्ज होता है, इमेज फॉर्म करता है, तब भी हम नहीं देख पाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरमाइपिया, लॉन्ग साइटनेस। तो ये सब भी हम जानने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद ही होगा कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया और रे को क्या करवाया? हम इंसिडेंट करवाया। तो ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, उसको हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको क्या नाम देंगे? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये हो गया फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो आगे हम चलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे एक सवाल भी हम लोग किए थे पिछले क्लास में। प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर जो है वह सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है। मतलब अगर आप 3 फुट के हैं या 5 फुट के मान लेते हैं, तो 5 ही फुट का इमेज फॉर्म होगा। और वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और क्या होगा? जितनी दूर आप होंगे मिरर से, उतना ही पीछे यानी बिहाइंड जो है वो इमेज फॉर्म करेगा। अब बात चूंकि प्लेन मिरर की हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर पे आ जाते हैं। और आपका जो बोर्ड है उसमें स्फेरिकल मिरर पे ही सवाल आता है। तो स्फेरिकल मिरर में कितने तरह के मिरर हो गए? 2। एक हो गया कन्वेक्स और एक हो गया कनकेव। तो यहां जो फिगर देख रहे हैं ये किस तरह का मिरर है? आप स्पून भी देख रहे हैं, तो स्पून जो है, अगर आप जो धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग देखें, है ना, यानी कि बल्जिंग अगर इनवर्ड है तो वो कैसा मिरर हो गया? कनकेव। अगर उल्टा कर दें, है ना, तो बल्जिंग अगर आउटवर्ड है यानी कि निकला हुआ भाग है, तो वो क्या हो गया? कन्वेक्स। अब आप जब हाईवे पे जा रहे होंगे तो आपको इस तरह का बड़ा सा एक मिरर दिखता होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका बल्जिंग आउटवर्ड होगा। इसका मतलब है कि कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल करता है। और कैसा करता है? डिमिनिश करता है। क्या फायदा है? छोटा इमेज बना रहा है, इससे फायदा क्या है? तो छोटा बनाने का फायदा यह है कि बहुत बड़े रेंज को वो कवर कर सकता है। तो जब भी आप हाईवे पे जा रहे होते हो तो बैक का, चूंकि आपको जब टर्न लेना होता है तो बैक आपको देखना होता है। तो यहां अगर एक कन्वेक्स बड़ा सा मिरर लगा दिया जाए तो आपका पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, आपको क्लियरली दिखता है, जिससे कि आप अच्छे से सेफ ड्राइविंग कर सको। तो ये कन्वेक्स मिरर का क्या हो गया? एडवांटेज हो गया। तो यहां पे मिरर में अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो एक स्फेयर लिया जाता है। सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? तो आप एक स्फेयर ले लें, है ना, और उस स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा आप काट के निकाल लें। उसके बाद क्या करना है? एक साइड को आपको पॉलिश कर देना है। किसी एक साइड को क्या कर देना है? पॉलिश कर देना है, जिससे कि वो सरफेस क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग हो जाए। तो आपको जो मिलेगा उसी को क्या कहते हैं? मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब है कि अगर मान लीजिए जो कनकेव साइड है उसको पॉलिश कर दें और कन्वेक्स साइड को क्या रखें? रिफ्लेक्टिंग रखें, तो ये जो मिरर बनेगा उसको क्या नाम देंगे? कन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कन्वेक्स हो तो उसको क्या नाम देंगे? कन्वेक्स मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव हो तो उसको क्या नाम देंगे? कनकेव मिरर। तो इस तरह से ये सब चीजें तो हमें पता ही है। आज की क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगी रे डायग्राम, क्योंकि यहां पे कहानी जो है 4 भागों में बट जाएगी। किसी भी मिरर पे जो सवाल आएगा वो 4 तरह से आएगा। एक, पहला इमेज की पोजीशन का पता लगाना, दूसरा रे डायग्राम ड्रॉ करना, है ना। और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक चीज जो चाहिए वो है रूल्स, 4 रूल, कैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ करें। और जो चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ज्यादातर जो सवाल आता है वो आता है नेचर ऑफ द इमेज पे। तो ये कन्वेक्स है और ये कनकेव मिरर है। थोड़ा सा यूजेस बताया गया है, जैसे कि कनकेव मिरर का जनरली जो पर्पस होता है वो इन लार्ज इमेज का देखना होता है, तो सेविंग मिरर के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी मैग्नीफाई इमेज देखना हो तो हम कौन सा मिरर का यूज करते हैं? कनकेव। और अगर डिमिनिश छोटा साइज देखना हो, वाइड रेंज देखना हो, तो हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कन्वेक्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ कार में जो मिरर लगा हुआ है वो क्या है? कन्वेक्स है।
क्यों कन्वेक्स है, रियर मिरर में क्यों कन्वेक्स यूज करते हैं, कनकेव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कनकेव करेंगे तो इनलार्ज इमेज दिखाई देगा, तो पीछे का आपको व्यू, अगर आप ट्रक देख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक व्हील्स ही दिखेगा, तो आपको एक क्लियर विजन नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए, वाइड रेंज चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना होगा। तो पोजीशन की जहां तक बात है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पोजीशंस फाइंड करने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि एक मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, पोल, और जिस स्फेयर का ये पार्ट होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसी को क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा, पोल से। पोल से फोकस, फोकस क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो उसी को क्या कहेंगे, फोकस। वैसे फोकस को आपने डिफाइन किया होगा कि अगर पैरेलल लाइट जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां से पास करेगा उसी को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। लेकिन आप यहां ऐसे भी समझ सकते हो मैथमेटिकली कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दे तो हमें क्या मिलेगा, फोकल पॉइंट। अच्छा, इसको एक और चीज नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाइज करता है। क्यों, क्योंकि लाइट को हम हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। लेकिन अब बोर्ड में आपको पैरेक्सल रेज ना होके थोड़ा सा अगर तिरछा टिल्ट कर दिया जाए तो ये जो फोकस पॉइंट है, ये डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन वर्टिकली ऊपर या नीचे होगा, तो ये जो प्लेन बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो ये सब कुछ आपको यहां समझना है। अब पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जैसे अगर इंफिनिटी पे है तो कहां पे इमेज फॉर्म होगा, फोकस पे, ये हमें पता है। दूसरी पोजीशन की बात करें, यानी कि अगर फोकस पे रख दें तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। तीसरी चीज जो है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें, है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा। तो तीन पोजीशन तो क्लियर हो गया। कुल कितने केस बनेंगे, 6। 6 में से कितने का काम हो गया, 3 का काम हो गया। अब थोड़ा और आगे इन बिटवीन रखते हैं। इन बिटवीन का मतलब हुआ कि अगर मान लो इंफिनिटी या फोकस के बीच में रखें, या फिर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें, तो एक रूल्स हम आपको बताए थे कि फोकस का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटी। या इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपोजिट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा। अब इस नियम का इस्तेमाल करके हम किसी भी पोजीशन के लिए, है ना, किसी भी पोजीशन के लिए क्या निकाल सकते हैं, इमेज की पोजीशन। और एक बार इमेज की पोजीशन मिल गई ना, केवल 12th की बात नहीं कर रहा हूं, जेई, नीट, ओलंपियाड, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको जो सवाल पूछा जाएगा, जो मेजर क्वेश्चंस का जो कहते हैं ना इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, इमेज का नेचर। और जब इमेज का पोजीशन आपको पता चल जाए तो नेचर भी पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखा गया, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपोजिट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस का क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, तो इंफिनिटी का उल्टा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे जैसे आप आगे जाओगे इमेज पीछे जा रहा है। एक चीज और, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, इमेज अगर धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहा है तो धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके इक्वल हो जाएगा और फिर आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नेचर की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम पोजीशन को क्लियर कर लेते हैं। तो दो पोजीशन कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। पांचवें की बात करते हैं। पांचवें का मतलब हुआ कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रख दें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो फोकस का उल्टा इंफिनिटी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका मतलब है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है बिटवीन जो है इमेज फॉर्म होगा। ऑब्वियस है कि ये मैग्नीफाइड दिख रहा है ना, इन्वर्टेड दिख रहा है ना, रियल दिख रहा है। ये सारी बातें हम लोग रे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पोजीशन क्लियर हो गया, 5 हो गए। एक लास्ट जो है छठा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि पहली बार अब रियल नहीं बल्कि क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और पोजीशन क्या होगी, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। और पहली बार ऐसा हुआ कि इमेज जो है वह सेम साइड नहीं बल्कि वो जो है रूट के दूसरे साइड चला गया, मतलब मिरर के दूसरी ओर चला गया और इनलार्ज इमेज बना, है ना। अब ये वर्चुअल है कि रियल है ना, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है कि अपराइट है, ये हम इसके नेक्स्ट स्टेज में सोचेंगे। जब आपसे सवाल भी पूछा जाए तो आप पहले क्या, आपका ब्रेन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन देते ही एक चीज और कंफर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इमेज की पोजीशन।
और एक बार इमेज की पोजीशन मिल गई ना, कोई भी सवाल ले लो, एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, है ना, नीट लेवल की बात करें और बोर्ड की भी बात कर रहे हैं, इमेज का नेचर तो बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नीट में डायरेक्ट आपको सवाल पूछ देगा, है ना, थ्योरेटिकल, और जेई में थोड़ा मैथमेटिक्स पूछेगा, और बोर्ड में रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के 4 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि अगर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास होगा, किसके थ्रू पास होगा, फोकस के थ्रू। कुल 4 नियम है, वो अलग बात है, हम केवल 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे, और आज के बाद बिल्कुल प्रॉमिस है, गारंटी है, कभी नहीं भूल पाओगे, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, लेकिन पिछली टाइम नहीं मिला था, आज ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला रूल याद रखोगे, पैरेलल, फोकस के पैरेलल जाएगा, और सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से अगर हम पास करवाएंगे, लाइट को किससे पास करवाएंगे, फोकस से पास करवाएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। मतलब 2 रूल हो गया, पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, और दूसरा अगर फोकस से ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। ये 2 आप याद रख लो, क्योंकि मैक्सिमम जो डायग्राम बनाएंगे हम इन 2 की हेल्प से बनाएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी रहता है, एक बार हाइट वाला ऑब्जेक्ट रहेगा और एक बार पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसमें कंफ्यूजन होता है। इवन आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो कोई रूल्स ही नहीं है उनका, कुछ भी बना देते हैं। अगर हम देखें, अगर हम सोचें तो इमेज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। अच्छा, रे ऑफ लाइट कोई फिक्स थोड़ी है, वो तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वैसे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज जा रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 2 रे ऑफ लाइट को मिला दो, रियल मीट करवा दो, रियल इमेज, वर्चुअल मीट करवा दो, वर्चुअल इमेज। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारे पास जो है टाइम की कमी होती है, हम कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक न्यू थॉट या न्यू आइडिया। तो हमें क्या करना है, एक डिसिप्लिन बना लेना है कि मुझे रे डायग्राम ड्रॉ करने का, वैसे तो इन्फिनाइट वेज हैं, पर मुझे इन्फिनाइट वेज नहीं, मुझे सिर्फ एक ही तरीका चाहिए, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और हमें जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे और सारे रे डायग्राम बन जाएंगे, चाहे वो पॉइंट साइज का हो, चाहे वो हाइट वाले ऑब्जेक्ट का हो। तो पहले हम हाइट वाले ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, फिर पॉइंट साइज के लिए करेंगे। और चूंकि बोर्ड में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन आपको कंफर्म है कि ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स से भी आएगा। मतलब 2 सवाल, जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना बोर्ड में, उसमें 2 सवाल यहां से ही आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर क्वेश्चंस में अगर 2 सवाल एक ही चैप्टर से आ रहे हैं तो पता तो चलता है कि बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जेई और नीट में भी बिना लाइट के तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 रूल समझ में आ गया, पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ, दूसरा फोकस से ले गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया। अब चूंकि रूल है 4, तो कोई रूल भी पूछ सकता है ना, बोर्ड में तो एनसीईआरटी कुछ भी पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं, चारों नियम सीख लेते हैं। तो तीसरा रूल ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह से रेडियस है ना। तो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो वो क्या था, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, एंगल किसके साथ मेजर करते हैं, नॉर्मल के साथ। तो अगर नॉर्मल के अलोंग ही लाइट जा रही है तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, है ना। तो कोई भी रूल जो है अपने आप नहीं आता, उसका कोई ना कोई एक लॉजिक होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशंस होता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगा तो उसी अलोंग यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ जाएगा, क्योंकि आई भी 0 होगा तो आर भी 0 होना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड रूल जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे रे डायग्राम में खासकर, है ना। लेकिन आप देखें कि बुक में इसका भी इस्तेमाल होता है। तो जैसा मैंने कहा कि इमेज को ड्रॉ करने के लिए 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो आप किधर से भी ले लो, आप सेंटर से ले लो आप। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस भी अपने आप में एक रे है, तो कुछ लोग प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक रे मान लेते हैं। लेकिन तब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एक जो है ना क्लियर लॉजिस्टिक नहीं बन पाता है कि हमें क्या करना है और जल्दी जल्दी क्या करना है। तो देखते हैं फटाफट। एक 4th रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 5वां जो कंडीशन था, जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा था, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर पोल से लाइट टकराएगा, कुछ एंगल बना के टकराएगा, तो जितना एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन, इंसिडेंट रे, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। यानी कि ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 4 रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अगर इसको अगर हम समराइज करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पैरेलल से आएगा
वो फोकस को जाएगा, है ना। जो पैरेलल से आएगा वो फोकस को जाएगा, और जो फोकस से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। एक पैरेडी बन गया। जो पैरेलल से आएगा वो फोकस को जाएगा, और जो फोकस से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो वापस हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो वापस हो जाएगा। आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और फोर्थ रूल क्या था? पोल वाला। जो पोल से टकराएगा कुछ कोण बनाएगा, जितने से बनाया है उतने से ही जाएगा, जितने से बनाया है उतने से ही जाएगा। आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। पर फाइनली जो है हमें क्या करना है, रे डायग्राम। तो 6 पोजीशन होगा, 6 होगा मिरर कॉनकेव के लिए और 2 किसके होगा, कॉन्वेक्स के लिए। कुल 8 हैं और इन्हीं में सारा खेल है। सारा 11, 12, 9 जो है 10th का बोर्ड का जो है यहीं पे खेल होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो किस तरह से लाइट जाएगा, पैरेलल जाएगा। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब फर्स्ट रूल का इस्तेमाल हमेशा करना है। फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। अच्छा यहां पे क्या करो, नीचे भी एक पैरेलल लाइट ले जाओ, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्योंकि 2 लाइट चाहिए ना, तो 2 लाइट हमें मिल गया। एक ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ले गए, एक नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ले गए, और दोनों कहां पे कट किया, फोकस पे। तो फोकस पे एक तरह से हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो जाएगा। अच्छा चूंकि रियल कट कर रहा है तो रियल इमेज भी फॉर्म होगा। लेकिन हम नेचर की बात अलग से करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में हमने अभी आपको डिवाइड कर दिया। सबसे पहला सवाल इमेज की पोजीशन का पता लगाना, दूसरा सवाल रे डायग्राम ड्रॉ करना, और तब तीसरा सवाल हम क्या करेंगे, इमेज का नेचर, जहां से कि सवाल पूछा ही जाएगा, कंफर्म है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया इन्फिनिटी पे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी से हम कहां पे जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक, यानी कि बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलेंगे, बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा पोजीशन का पता पहले लग गया। कैसे लग गया, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया था, इन्फिनिटी का उल्टा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। तो मान लीजिए यहां बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पहला रूल तो वही है, पैरेलल जाएगा, फोकस से पास होगा। ये हमेशा याद रख लो, कोई भी रे डायग्राम हो, फर्स्ट रूल पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, ये जरूर करना है। अच्छा दूसरा रूल फोकस पैरेलल, फोकस पैरेलल। समझ में बात आ रही है। अब जब फोकस से ले जाएंगे, पैरेलल होगा, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। अच्छा कहां पे इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो वो पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज अगर आपको पता नहीं होता तो लाइट जो है, जो आपका डायग्राम है, वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ भी सकता था, तो वहां पे आपका फिगर गलत हो जाता। तो इसीलिए जब भी आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना हो तो पोजीशन पहले ही डिटरमाइन कर लो। जैसे ये तो 2 हो गया, तीसरे पे आ जाइए, तीसरे में थोड़ा और शिफ्ट होइए। अच्छा एक चीज और भी देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इमेज पीछे जा रहा है। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, रियल कट कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, और इन्वर्टेड भी है। इससे यह भी प्रूव हो रहा है कि जितने रियल इमेज हैं वो इन्वर्टेड होंगे। तो इसको याद भी रखा जा सकता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। अब आगे चले, यानी कि आगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, दिमाग लगाओ, खुद से ड्रॉ करके देखो। सबसे पहला क्या करोगे, पैरेलल ले जाएंगे और वो फोकस से पास होगा, और दूसरा फोकस से ले जाएंगे। और कहां से ले जाना, सर से ही ले जाना है। एक बार पैरेलल और एक बार फोकस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया। अब कहां कट करेगा, हमें पहले पता था इमेज की पोजीशन, क्योंकि इमेज का पोजीशन अगर नहीं पता है ना तो स्केल तो अपने अकॉर्डिंग है ना, कहीं भी घुमा लो। और वही गलती होती थी, याद करो डायग्राम में यही गलती होती थी, क्योंकि इमेज का पोजीशन आपको डिटरमाइन ही नहीं था, पता ही नहीं होता था। तो इस तरह से आप देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सेंटर। अच्छा एक चीज और, धीरे धीरे इमेज बहुत छोटा था, सबसे पहले कहां बना था, फोकस पे, और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया होता गया होता गया, और किसके बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट साइज के, ऑब्जेक्ट साइज के। अच्छा तो यहां से एक और लॉजिक निकल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और एक और लॉजिक निकलेगा कि यानी कि जैसे बाहर जाएंगे तो उसका इमेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, सेम साइज का होगा। अच्छा रे डायग्राम से आप सोच रहे हो नेचर भी पता चल जा रहा है,
और इस सवाल जो है कंफर्म है, नीट में तो हर साल एक क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ इमेज पे। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर जाएंगे, तो अब किसके बीच में चले जाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अब पहले खड़े हो, कहां पे खड़े हो गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस में। पहला पैरेलल गया, फोकस से गया, पैरेलल गया, फोकस, ये हमेशा होगा। दूसरा फोकस से गया, पैरेलल हो गया। आप देख लो, तीसरा कोई रूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी कोई भी बुक निकाल लो, उसमें एक डायग्राम एक रूल से बनाएगा, दूसरा डायग्राम दूसरे रूल से बनाएगा, क्योंकि भाई साहब कोई रूल है ही नहीं। रूल सिर्फ इतना है कि दो लाइट को मिलाना है, चाहे वो कन्वर्जिंग मिले या डाइवर्जिंग मिले। कन्वर्जिंग मिलेगा रियल इमेज, डाइवर्जिंग मिलेगा रियल वर्चुअल इमेज। रूल कुछ नहीं है, लेकिन हम क्यों रूल्स बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशन है। तो एक डिसिप्लिन बना लिया कि पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। भूलोगे क्या? करते रहो, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। थोड़ा कहेंगे लोग, कहने दो, लोगों का काम है कहना, लेकिन अपना तो नीट में रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टर तो हम ही बनेंगे ना, बाद में वो आएंगे इलाज करवाने। तो कोई बात नहीं है ना। पागल, पागल का मतलब क्या होता है? एक डिफाइन कर रहे थे एक बाबा जी, अब बड़ा डेफिनेशन बाबा जी पे ध्यान नहीं देता मैं उतना, लेकिन जो बोल रहे थे वो बातें बड़ी अच्छी थी कि पागल वो हैं जो कुछ पाने की लालसा में अपने आप को गला दे, है ना। तो हमारी जो लालसा है डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनने की, तो उसमें गला देना है, मतलब बहुत मेहनत। गला देने का मतलब क्या है? धूप में खड़े हो जाओ, गल जाओगे, है ना। एक सर बोले थे कि पसीने, मतलब ऐसा गर्मी में पढ़ो कि पसीने टप 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 बढ़े, तब लगेगा कि हाँ पढ़ाई हुई है ना। तो एक लड़का धूप में जाके बैठ गया, टप 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 कर रहा है, लेकिन पढ़ाई तो हुई नहीं। तो ये है। तो बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इमेज फॉर्म होगा, और पहली बार आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे बड़ा इमेज फॉर्म होगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आप इधर जाएंगे, वो क्या क्या इमेज फॉर्म करेगा? वो इनलार्ज। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड हो तो रियल इमेज होता है, ये भी एक लॉजिक लगाओ। और एक चीज और, जब सेम साइड होता है तो रियल होता है, और रियल जो होता है वो उल्टा होता है। तो एक तरह से एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है अपने ब्रेन में, जिसे कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक लॉजिक से आपको याद रहेगा। अब है कितने पोजीशन हो गए? नहीं, चार हुए ना, चार हुए, चार हुए। पांचवा अब करेंगे, कहां पे रखेंगे? फोकस पे। अच्छा, फोकस पे रखेंगे। रे डायग्राम तो दिमाग में चला गया, पैरेलल फोकस, ये तो होगा ही, पैरेलल फोकस। लेकिन अब दुविधा ये हो गई कि अब आप फोकस से नहीं पास करवा सकते, क्योंकि उसका पैर फोकस पे है। तो क्या करेंगे? वो चौथा रूल, यानी पोल से टकराएंगे। अब याद आया, तो पोल से टकराएंगे, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या लग रहा है? पैरेलल। और हमें पता है पैरेलल होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। क्योंकि रे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल है या नहीं है वो फिर कंफ्यूजन हो जाता था। लेकिन चूंकि इमेज का पोजीशन डिसाइडेड है कि फोकस पे होगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे तभी इमेज फॉर्म हो सकता है जब दो रे ऑफ लाइट क्या हो? पैरेलल हो, है ना। और ये कैसा इमेज होगा? रियल या वर्चुअल? रियल होगा। मीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा। नहीं, बताया था, इट सीम्स टू बी, वो मीट कर रहे हैं, है ना। तो पैरेलल जो लाइट है वो कहां मिलेंगे? कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, और एक हाईली मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, हाँ या ना। तो ये रे डायग्राम हो गया। क्या समझ में आ रहा है? पहली बार क्या एक अंतर हुआ कि हम फोकस से नहीं पास करवाए। कैसे याद रहेगा? क्योंकि भाई पैर उसका फोकस पे है, तो अब फोकस से जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो फोकस के आगे कौन है? पोल है। तो पोल पे टकराएंगे, और टकराने के बाद जितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, प्रिंसिपल एक्सेस के साथ, उतने से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये पैरेलल है। सबसे लास्ट, छठा, जो कि थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि पहली बार रियल ना इमेज फॉर्म होके कौन सा इमेज फॉर्म होगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। मतलब पोल और फोकस के बीच में रखिए। अब सोचिए, दिमाग में रे डायग्राम दिमाग में गया, पैरेलल फोकस। अच्छा, पैरेलल फोकस हमेशा चल रहा है, फर्स्ट रूल में कोई अंतर नहीं है। मतलब कभी भूल भी जाओ रे डायग्राम, पैरेलल फोकस कर दो, तो यहां तो स्टेप मार्किंग होती है ना बोर्ड में, तो आपको 50% यानी आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो एक बार पैरेलल और फोकस, और दूसरी बार ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक। अब ये क्या है? पैरेलल हुआ है तो धीरे धीरे फैलेगा ना। अब ये डाइवर्जेंट हो गया, तो डाइवर्जेंट रे कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अच्छा, तो डाइवर्जेंट रे जब नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं? उसको पीछे की ओर मिलाते हैं। पीछे की ओर मिला रहे हैं, तो जब आप पीछे की ओर मिलाएंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, और वो क्या होगा? इनलार्ज होगा, है ना, यानी कि मैग्निफाइड होगा। अच्छा, वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है?
स्लाइड पीछे। वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। वर्चुअल इमेज जो होता है क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है। और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि ये स्लाइड अभी उल्टा भाग गया, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं। तो 6 केसेस हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूं, जब तक ये स्लाइड अपनी जगह पे आएगा, बल्कि आ भी चुका है फोकस के बाद, आप कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम ड्रॉ करो। 1 मिनट लो अपने लिए, इसी आइडिया का इस्तेमाल कीजिए कन्वेक्स के लिए। ये कौन सा मिरर था, कनकेव। आपको लग रहा होगा इट्स वेरी सिंपल, लेकिन जब खुद से ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग खोजते हैं। ड्रॉ कीजिए। एक चीज और देख लो, पॉइंट साइज रहेगा तो क्या करोगे, ये तो हाइट वाला हो गया। पॉइंट साइज रहेगा तो क्या करोगे, तो पॉइंट साइज के लिए आपको क्या करना है, ये तो हाइट वाला हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली इस पे सवाल आता है। तो ये तो आप देख ही रहे हो कि एक बार पैदल गया, फोकस से चला गया, और दूसरी बार ये पोल से टकराया, और चूंकि ये डाइवर्जेंट है तो अब आगे कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब रियल इमेज नहीं फॉर्म होगा, तो पीछे वर्चुअल फॉर्म करेंगे, और वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, और वो क्या होगा, सीधा यानी कि इरेक्ट होगा, है ना। लेटरल इन्वर्जन होगा, लेफ्ट राइट नजर आएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो क्या होगा, अपराइट होगा। अब जो है आगे चले, यानी कि पॉइंट साइज के लिए, तो पॉइंट साइज के लिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि जितना डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला प्रूव करना, लेंस फॉर्मूला प्रूव करना, वो पॉइंट साइज के लिए करेंगे। तो क्या करना है, यहां पे जैसे मान लो कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज। अच्छा, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, पता है, हमें पहले से पता है, यही तो बताया था हमने, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी का उल्टा फोकस। तो जब भी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना है, इमेज की पोजीशन हमें पता है, वहां पर रख दो। जैसे ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है तो इमेज हमें पता है कहां पे बनेगा, वहां पे रख दिया। अब सोचो, एक लाइट को आपको क्या ले जाओ, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब कुछ एंगल से ले जाओ, और कहां पे टकरा दो, मिरर से। अब क्या होगा, टकराने के बाद वो वापस रिटर्न होगा, और वापस रिटर्न होकर कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। सोचो कहां कट करना चाहिए, जहां इमेज फॉर्म होगा, और कहां इमेज फॉर्म होना चाहिए, वो हमें पहले पता है। तो जिस पॉइंट पे आपने इमेज लिया है पहले ही ड्रॉ कर दो। नहीं, बोलते हैं अरे बड़े इंटेलिजेंट है, बिना क्वेश्चन को पढ़े वो पहले ही जवाब दे दिया, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट बताया, इमेज पहले पता चल गया कहां है, और इस तरह से यहां पे आप कट करवा दो। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों यहां इमेज फॉर्म हुआ, इमेज के लिए तो 2 लाइट चाहिए, यहां तो हम एक ही लाइट पास करवा रहे हैं। तो सोचोगे पता चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है या खुद में अपने आप में एक रे ऑफ लाइट है। हमें 2 चाहिए ना, इमेज के लिए 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो 2 लाइट तो मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब इमेज जो है पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज आपको इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैग्नीफाई या डिमैग्नीफाई होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पे। इन सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होगा तो थोड़ा मैग्नीफाई हो जाएगा, अंदर होगा तो थोड़ा डिमनेस रहेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक और डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इन बिटवीन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखें, रख के देखिए, डायग्राम खुद से ड्रॉ कीजिए। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉट 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 मिला दो, नहीं भी मिलाओगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पे बनेगा, पहले ही ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां बना लिया। अब क्या करेंगे, लाइट को ऑब्लिक इंसिडेंट करवाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास होगा, जहां पे इमेज फॉर्म होगा, यानी कि यहां पे इमेज फॉर्म, यहां कट कर देगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर डॉट डॉट लाइन उसी पॉइंट पे मिला दिए, एक ही पॉइंट पे, तो इसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एक तरह से ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये था कुल मिला के 6 रे डायग्राम, किसके लिए, कनकेव के लिए। और अब हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, कन्वेक्स के लिए। तो कन्वेक्स में क्या होगा, वो कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को या डाइवर्ज करता है, टकराएगा, टकराने के बाद ये डाइवर्स कर रहा है, तो ये कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो वर्चुअली मिलाएंगे। अच्छा, चूंकि ये पैरेलल आ रहा है तो ये कहां पे मीट होगा, फोकस पे। अच्छा, फोकस पे कैसा इमेज बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन ये कैसा है, वर्चुअल है। और अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। अच्छा, एक पोजीशन हो गया, यहां पे केवल 2 ही कंडीशन है, एक बार या तो इंफिनिटी पे होगा और दूसरी बार आप कहीं भी रख दो।
रे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी बार अगर मान ली कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, है ना, मान लो बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लेते हैं, तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करो, कैसे होगा? पहला तो पैरेलल तो ले ही जाना है, पैरेलल ले जाएंगे और वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, उसको पीछे की ओर ले जाएंगे, कहां पे मीट होगा, फोकस पे। ये तो वही नियम हो गया ना, पैरेलल जाएगा फोकस से पास होगा। और दूसरा पोल से टकराएंगे, कुछ कोण बनाएगा, और यहां पे ये भी नहीं वर्चुअल जा रहा है, देखो ये दोनों वर्चुअल जा रहा है कि नहीं, तो इसको मिलाएंगे, तो अगर ये दोनों पीछे की ओर बैक जाएगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा, तो जिस पॉइंट पे होगा वहां पे क्या होगा, एक आपको डिमिनिश इमेज बनेगा। अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा है कि सब जो इमेज है वो या तो फोकस पे बनेगा या तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, मतलब कहीं ये फोकस से बाहर नहीं जा सकता है, मतलब इसका रेंज जो है मूव करने का बहुत कम हो गया। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग कार में रेयर जो है मिरर के लिए करते हैं, इसका ये भी एक कारण है, क्योंकि इमेज जो है, जैसे कि गाड़ी तो पीछे से आ रही है, काफी हाई स्पीड से आ रही है, तो आप मिरर में जो इमेज की स्पीड होगी वो कम होगी। सोचो क्यों कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो इमेज जो है अगर वो तेजी से निकल जाएगा कार या जो पीछे से गाड़ी है, तो आपको एक पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैक की कौन सी गाड़ी आई और चली गई। लेकिन अगर इमेज की स्पीड कम हो जाती है, जैसा कि होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो है कन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही फ्लक्चुएट होता है, एक फायदा। दूसरा, डिमिनिश होता है, तो बहुत सारा रेंज कवर हो जाता है, यह भी रियर जो मिरर है उसका फायदा हो गया। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बोर्ड में एक बार सवाल पूछा भी गया था कि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम व्हीकल्स में रियर मिरर के लिए करते हैं, 3 कारण बताइए, 3 कॉज बताइए। तो एक तो हो गया डिमिनिश्ड, जिससे कि वाइड रेंज दिखता है। दूसरा क्या हो गया, अपराइट, सीधा दिखता है। और तीसरा, जो व्हीकल्स की स्पीड है उसकी स्पीड इमेज की वो ओरिजिनल से ज्यादा होती है, कम होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इमेज जो है वो फोकस और पोल के ही बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जबकि कनकेव मिरर में रेंज जो है वो इंफिनिटी से फोकस तक जाता है, तो काफी हाई स्पीड में वहां मूवमेंट होगा। समझ में बात आ रही है? तो ये था कुल मिला के कितने डायग्राम, 8। तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, टोटल 8 में से 6, टोटल 6 सॉरी 8 में से 5 रियल बना, हाँ या ना? 8 में से 5 रियल मिला और 3 कैसा मिला, वर्चुअल मिला। तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हो कि कनकेव मिरर कहता है कि हम हर तरह की इमेज देंगे, रियल भी देंगे, वर्चुअल भी देंगे, जबकि कन्वेक्स क्या कहता है, हम केवल वर्चुअल इमेज देंगे। और क्या कहता है, हमेशा छोटा देंगे। कन्वेक्स कभी भी बड़ा इमेज नहीं दे सकता। क्या क्या नहीं दे सकता, सोचो, सवाल पूछा गया है नीट में बहुत बार, कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज नहीं दे सकता है, रियल कभी नहीं दे सकता है, वर्चुअल तो देता है हमेशा। क्या नहीं दे सकता है, मैग्नीफाइड कभी नहीं, कभी नहीं। और बताओ, एक और बताओ, एक बच गया, इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल है तो हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर का यूजेस तो हमें पता ही है ना, कि हम रोड वेज में लगाते हैं, और कन्वेक्स मिरर का रियर जो है, जो आप कार में यूज करते हैं या व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल में यूज करते हैं रियर मिरर के लिए। और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल बताओ कहां पे करते हो, फैक्ट्री वगैरह में भी चले जाओ, तो चूंकि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, तो एक व्यूज लेने के लिए एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, जो मैनेजर होते हैं एक ही जगह से सब पे नजर रख सकते हैं, है ना, कौन काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो। तो ये तो हो गया मिरर की बात। अब हम आगे काम करेंगे किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज और, एक न्यूमेरिकल्स आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस दे दिया, और आपको सवाल पूछा जाता है कि मान लो फोकल लेंथ क्या होगा। 3 चीजों में से 2 चीज दे देंगे, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, और F फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन में मुझे लगता है हमेशा दिक्कत होती रही है। साइन कन्वेंशन में बहुत सारे नियम है, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा रूल है जो आप याद रख लो, रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में जो भी चीज जाएगा वो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव होगा। ये रूल्स है। अब यहां पे मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, तो आगे वाली चीज पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो खुद पीछे रह गया ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, निगेटिव।
जनरली हम यू को निगेटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। लेकिन मान लो इतनी डिटेल में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इतना सोच लो, यू तो हमेशा लेफ्ट रखेंगे अपनी सुविधा के लिए, तो यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, यू के बाद किसका नंबर है, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का एक ट्रिक याद रख लो, कन्वेक्स हो या कनकेव, कन्वेक्स हो मिरर या कन्वेक्स हो लेंस, हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, चाहे मिरर हो या लेंस, याद रहेगा। दूसरी बात, कनकेव मिरर हो या लेंस हो, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दो का काम तमाम हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट रखेंगे तो यू निगेटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, चाहे मिरर हो या लेंस, और एफ निगेटिव किसके लिए, कनकेव के लिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो ये बातें हो गई। रह कौन गया, इमेज। इमेज सबसे ज्यादा दिक्कत सबको, हम सबको हुई है इमेज का साइन लेने में, लेकिन अब नहीं रहेगा। सोच के देखो क्यों, क्योंकि इमेज का पोजीशन हमें पहले पता चल गया। इमेज का पोजीशन हमें पता, पहले कुल कितने केस बने थे, कनकेव में, कनकेव में 6 में 5 किधर बने थे, ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, निगेटिव, क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए लेफ्ट रखे हैं, है ना, रियल ऑब्जेक्ट है तो वो निगेटिव होगा। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है, तो वी कैसा होगा, सोच के बताओ। लेफ्ट साइड है, रियल इमेज लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट के साइड है, ऑब्जेक्ट निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, निगेटिव होगा, सिंपल। अच्छा, एक ही केस था जब दूसरी ओर बना था, ऑब्जेक्ट इधर है इमेज दूसरी ओर है, तो क्या होगा, वी। मतलब क्वेश्चन देख के ही अगर क्वेश्चन में दे दिया, सोचो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक कन्वेक्स एक कनकेव लेंस है, चलो लेंस छोड़ो, मिरर है, एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बिना सॉल्व किए नेचर पता चला कि नहीं, दिमाग लगाओ अगर है तो। सोचो 10 सेंटीमीटर कितना है फोकल लेंथ, डबल करो, डबल करो, 20, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां रखा गया है, 21 सेंटीमीटर, पोजीशन पता चला, बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज कहां पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखो रियल होगा या वर्चुअल, रियल होगा, सेम साइड होगा ऑब्जेक्ट के या दूसरी ओर होगा, वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको तो आंसर मिलेगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन अगर आंसर गलती से पॉजिटिव आ गया तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। मतलब आपको पहले ही पता चल गया ना कि आंसर क्या होगा। अच्छा, और क्या क्या पता चला, पोजीशन तो पता चल ही गया, और क्या क्या पता चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट साइज जो होगा, सॉरी इमेज जो साइज होगा ऑब्जेक्ट साइज से छोटा ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके बराबर होना है, और उससे बाहर जाएगा तो बड़ा होगा। और क्या पता चला, रियल होगा। और क्या पता चला, इन्वर्टेड होगा। सब तो पता चल गया। आपने मतलब सोचते थे ना कि इंटेलिजेंट है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, और बंदे अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसने पूछा कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, बेवकूफ की तरह ये वैल्यूज रखेंगे 21, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा, तब तक टाइम चला जाएगा, है ना। तो हम लोग सोचते हैं ये इंटेलिजेंट लोग का दिमाग कैसे चलता है, चलता नहीं, एक लॉजिक है। लॉजिक यही है, जैसे मान लो एक और सवाल, फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, 15 सेंटीमीटर। आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, इमेज की नेचर पे सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश, ऐसे मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, 15 सेंटीमीटर, सोचो दिमाग लगाओ, कहां पे रखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो गया और फोकस 10 हो गया, तो 15 है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, इसका मतलब है फोकस का इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। मैग्नीफाई होगा या डिमिनिश होगा, मैग्नीफाई होगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा एम या नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, सेम साइड है ना, सेम साइड है तो इन्वर्टेड होगा, सेम साइड है नेगेटिव होगा, सेम साइड है रियल होगा। सोच पा रहा है क्या ये आपका दिमाग, या सिर्फ मैं ही सोच रहा हूं,
सिर्फ बिना कैलकुलेट किए हुए नीट का सवाल सॉल्व हो जाता है, जेई का भी आधा से अधिक। तो ये कहानी थी, ये साइन का था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, या समय हो चुका है, आप लोग जाना चाहते हैं तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।